प्राचीन समय में जरूरत के समय पानी के संग्रह करने या व्यापारिक गतिविधियों या जल गृह के रूप में जमीनी सतह से कम या काफी गहराई में जल दूर या कहे तो आराम गृह का निर्माण किया जाता था। यह कोई स्थायी निवास न होकर केवल अस्थायी निवास होता था, परंतु इसकी बनावट काफी निकासीदार व मजबूत व स्थायी बनाई जाती थी। काफी दूर से देखने पर यह स्थल समतल स्थल की तरह ही दिखाई देती थी। जैसा कि पहले बताया कि इसका प्रयोग अनेक रूपों व प्रकारों में किया जाता रहा होगा। भारत में बावड़ियों को स्थान व समय के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा व निर्माण कार्य करवाया जाता था। बावड़ियों को संस्कृत में वापी, गुजराती में वाव, मराठी में बारव, कन्नड़ में कल्याणी तथा प्राचीन नाम दीर्घा जिसे आधुनिक समय में गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। बावड़ियों में कुएं या तालाब होता है जिनमें सीढ़ियों का एक लंबा गलियारा होता है जो जल स्तर तक उतरता है। 7वीं से 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत में भूमिगत वास्तुकला को परिभाषित करने में बावड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ बावड़ियां बहुमंजिला व उनमें अनेक कमरे बने हुए हैं। बावड़ी का निर्माण मुख्य रूप से उपयोगितावादी होता था। हम आपको दिल्ली में स्थित उग्रसेन की बावड़ी के माध्यम से बावड़ियों की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली क्षेत्र में कई दर्जन बावड़ियां थी, इनमें से अधिकतर खंडित या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब केवल उग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में मुख्य रूप से नजर आती है, जिसकी देखरेख व रख रखाव 14वीं शताब्दी में अग्रसेन समाज ने किया, इसलिए इसे अग्रसेन की बावड़ी कहा जाने लगा। इस बावड़ी में लगभग 108 सीढ़ियां नीचे उतरे के लिए बनी है तथा यह 3 मंजिला बावड़ी में अनेक कमरे और दोनों तरफ महराब व एक कुआं बना हुआ है। इस प्रकार की बावड़ियां या अनेक रूपों व निर्माण में अलग अलग हो सकती हैं। साधारण रूप से बनी बावड़ियां केवल पानी के रूप में प्रयोग की जाती थी, परंतु बहुमंजिला या इसमें कमरों का निर्माण कहीं न कहीं व्यापारिक या आराम गृह या अस्थायी जल दूर के रूप में प्रयोग भी कहा जा सकता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का पानी में कई दिन तक छिपना यानी वहां कोई जल दूर की बना था, यह आशय हो सकता है। जिला रोहतक हरियाणा में महम की बावड़ी में अनेक कमरे बने नजर आते हैं। इसी प्रकार देश के अनेक प्रदेशों में अनेक बावड़ियां हैं, परंतु गुजरात के पाटन की बावड़ी का नाम विश्व विरासत पर्यटन स्थलों में नाम दर्ज है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बावड़ियों का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य धोलावीरा में पाया जाता है, जहां इस स्थल पर पानी की टंकियां या जलाशय भी है जिनमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में विपरीत दिशाओं में सीढ़ियां भी हैं। सम्राट अशोक महान के शिलालेखों में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक 8 कोस की दूरी पर प्रमुख सड़कों के साथ बावड़ी के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक महान के लेख में लिखा है कि यह प्राचीन परंपरा थी। यह प्रथा उससे पहले की थी और पूर्व राजाओं द्वारा भी बावड़ियां या पानी की व्यवस्था की जाती थी। सम्राट अशोक महान द्वारा कुएं खुदवाए व पानी पीने के लिए उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाई गई। पशुओं और मनुष्यों के मनोरंजन के लिए यहाँ वहाँ बहुत से जलपान स्थल बनवाए गए। अशोक स्तंभ शिलालेख संख्या 7 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में पहली रॉक कट बावड़ी 200 से 400 ईस्वी की है। जूनागढ़ में ऊपरकोट की गुफाओं में सीढ़ियों से पहुंचे जल भराव जैसे तालाब का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। ये गुफाएं पहली से 4वीं शताब्दी की हैं। प्रारंभ में एक कला के रूप में उपयोग किए जाने वाले इन बावड़ियों का निर्माण 11वीं से 16वीं शताब्दी के मुस्लिम शासन के दौरान भी किया गया। बावड़ियों के शुरुआती मौजूदा उदाहरणों में से एक 11वीं शताब्दी में गुजरात में माता भवानी की बावड़ी बनाई गई थी। सीढ़ियों की एक लंबी उड़ान पूर्व पश्चिम धुरी के साथ स्थित बहुमंजिला खुले मंडपों के अनुक्रम के नीचे पानी की ओर ले जाती है। स्तंभों, कोष्ठकों और बीमों का विस्तृत अलंकरण इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे बावड़ियों को कला के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ रियासतों के उलटफेर या कहे हार जीत ने इन बावड़ियों में प्रचलित संस्कृति व कला को बाधित नहीं किया और बावड़ियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता रहा। ब्रिटिश राज के दौरान अधिकारियों ने बावड़ियों की स्वच्छता को वांछनीय से कम पाया और उनके उद्देश्य को बदलने के लिए पाइप और पंप सिस्टम स्थापित करने का कार्य शुरू किया। अब 21वीं शताब्दी में बावड़ियों की देखरेख में लगातार कमी आती जा रही और खंडित हो रही है। काफी बावड़ियों में जल भराव होने कारण पानी बदबूदार हो गया। सरकार को इस विरासत को संजाए रखने का प्रयास करना चाहिए।